तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमोजोम के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्रोमोजोम पर और भी लेक्चर होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो टॉपिक हम लोग क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो फर्दर डिस्कशन है उसको करने के लिए इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो क्रोमोजोम का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज होमोलोगस क्रोमोजोम। तो आइए हम लोग फोकस करते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम पर। व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोजोम? होमोलोगस क्रोमोजोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम समझने के लिए कुछ बेसिक्स को आप समझिए अच्छे से। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम लोग अच्छे से जानते हैं और उसका नाम है जीनोम। ये जीनोम का मतलब क्या है, इसके विषय में कहा जाता है दिस इज बेसिकली डिप्लॉयड सेट ऑफ डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम या वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसको आप बोलिए वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, एक बात मैं और बताऊं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको पूरा कंप्लीट कंसंट्रेट करके सुनिए। बहुत बेनिफिशियल वीडियो होगा ये, मतलब जेनेटिक्स को फील कराएगा ये वीडियो, इतना इंपॉर्टेंट है। तो जीनोम इज व्हाट वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसको कैसे फील करें? अब देखिए, ह्यूमन के केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग की कंडीशन में क्या है, 2n बराबर 46। ठीक है, अगर 2n बराबर 46 है तो हम लोग n बराबर क्या लिख सकते हैं, 23 लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो इसी को हम लोग बोलते हैं दिस इज द जीनोमिक साइज इन केस ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के केस में यही जीनोमिक साइज है। ठीक है, उसी तरह अगर ड्रोसोफिला को ले लें 2n, तो 2n बराबर 8 होता है, इसका मतलब n बराबर क्या होगा, 4। इसका मतलब ड्रोसोफिला के केस में जीनोमिक साइज क्या है, n बराबर 4। तो हम लोग के केस में हम लोग के केस में जब हम जीनोम की बात करते हैं तो वो जीनोमिक साइज क्या है, n इज इक्वल टू 23। क्यों? तो आप देखिए हम लोग भाई n बराबर क्यों निकाले, इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिफाइंड वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम के लिए होता है, और ये हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम एक तरह से आप बोल दीजिए उसके लिए होता है। इसलिए n बराबर क्या हो गया, 23। तो जीनोम का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, दिस इज वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। और ह्यूमन के केस में हम लोग देखिए जीनोमिक साइज 23 है। आइए सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकेंड पॉइंट आखिर है क्या? ये सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं दैट इज हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड या डिप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल मतलब हैप्लॉइड सेल तो वैसे हम लोग जानते हैं, लेकिन जीनोमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग क्या बोले, मतलब हैप्लॉइड सेल इज दैट सेल विच कंटेन वन जीनोम, जिसके पास एक जीनोम हो। इसका मतलब वैसा कोई भी सेल, अगर हम ह्यूमन से एसोसिएटेड बात करें तो उसमें अगर 23 क्रोमोसोम हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, हैप्लॉइड सेल। दैट इज वाई गैमिट इज व्हाट, अ हैप्लॉइड सेल। गैमिट क्यों हैप्लॉइड सेल है भाई? क्योंकि गैमिट के पास कितना क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है। इसका मतलब जिसके पास भी 23 क्रोमोसोम होगा वो हैप्लॉइड सेल होगा। और ह्यूमन के केस में सिर्फ गैमिट ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास 23 सेल है, और ओवम फीमेल के केस में जिसके पास 23 क्रोमोसोम है। तो हम लोग का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि हैप्लॉइड सेल का एग्जाम्पल क्या होगा, गैमीट होगा। और ये गैमीट या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। मेल भी होगा तो 23 क्रोमोसोम, और फीमेल भी होगा तो ये 23 क्रोमोसोम। अच्छा, एक बात आपको और याद रखना है कि ये जो 23 क्रोमोसोम है, जैसे मान लीजिए हम बोले कि मेल में 23 क्रोमोसोम है, तो ये 23 का 23 क्रोमोसोम आपस में पूरी तरह से अलग है। जैसे मान लीजिए सपोज मेल है तो मेल में 1 2 3 4 इस तरह से टोटल 23 क्रोमोसोम है। तो ये 23 मतलब एक क्रोमोसोम दूसरे से पूरी तरह से साइज में अंतर है, दोनों में शेप में अंतर है, जीन के लेवल में अंतर है, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ जीन का, उसमें मैंने पूरी जेनेटिक लेवल पर अंतर, शेप के लेवल पर अंतर, साइज के लेवल पर अंतर। तो आपको बिल्कुल क्लियर करके ये बात सेट करके दिमाग में रखना है। तो शायद आपको हैप्लॉइड सेल का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब आइए हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं डिप्लॉयड सेल के विषय में। तो अब बात हम लोग कर लेते हैं डिप्लॉयड सेल। भाई डिप्लॉयड सेल में क्या होगा, देखिए जब हम बात करेंगे डिप्लॉयड सेल की, तो डिप्लॉयड सेल में क्या बोलेंगे भाई, जीनोम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वैसा सेल जो 2 जीनोम को कंटेन कर रहा है। और इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उसका एग्जाम्पल हम लोग जाइगोट बोल देते हैं। ठीक है, तो अच्छा जाइगोट n की 2n होता है, 2n होता है। ठीक है, अच्छा ये जाइगोट बना कैसे था, तो जो हैप्लॉइड केस था, मतलब मेल गैमीट था और फीमेल गैमीट था, उन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बना। इसका मतलब मेल गैमीट के पास कितना क्रोमोसोम, 23, और फीमेल के पास भी कितना क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम आया।
अच्छा, ये दोनों कैसा था? तो ये दोनों हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम था। ये जब जायगोट बना तो जायगोट के अंदर दो कंडीशन बना, एक मेल के थ्रू से 23 क्रोमोसोम आया और दूसरा फीमेल के थ्रू से कितना क्रोमोसोम आया? 23 आया। एक हम बोल दिए यहां सपोज मेल के थ्रू से और एक बोल दिए हम फीमेल के थ्रू से, ठीक है, इतना क्रोमोसोम आया। जैसे मान लीजिए मार्किंग भी करते हैं, जैसे मान लीजिए टोटल 23 है तो एक रहा होगा, दो, इस तरह से टोटल कितना, मान लीजिए नीचे 23 रहा होगा। उसी तरह फीमेल में एक रहा होगा, दो रहा होगा, 23 रहा होगा। एक बात हम लोग अच्छे से अभी तक समझ चुके हैं कि ये जो 1 2 3 इस तरह करके 23 मेल का होगा, तो जो पहला होगा वो दूसरे से पूरी तरह से अलग है, स्ट्रक्चर वाइज अलग है, शेप वाइज अलग है, साइज वाइज अलग है, जीन के लेवल पर अलग है, दोनों अलग अलग जीन से एसोसिएटेड है पूरी तरह से। उसी तरह फीमेल में जो पहला होगा दूसरे से पूरी तरह से एसोसिएटेड है। लेकिन कंडीशन क्या होता है कि जो मेल का पहला क्रोमोसोम है और जो फीमेल का पहला क्रोमोसोम है, इन दोनों क्रोमोसोम में 99% से भी ज्यादा सिमिलरिटी है। और जब 99% से ज्यादा सिमिलरिटी है तो यही जो दो क्रोमोसोम है ये आपस में क्या करता है, ये आपस में, यही क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करता है। इसका मतलब एक लाइन हम लोग को याद रखना है कि जो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हम लोग पढ़ते हैं वो कभी भी सेम सेट में नहीं होगा। जैसे मेल में जो 1 2 3 इस तरह से 23 है तो कभी 1 और 2 में पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। ये कब होगा? दो अलग अलग सेट में विथ सिमिलर साइज। मतलब जैसे पहला, जैसे इसका जो पहला है इसके पहला है, दोनों में काफी सिमिलरिटी है, इक्विवेलेंट है, एक तरह से बोल सकते हैं दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट बोलना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो ये जो पहला ही इसके पहले के साथ क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। तो लाइन याद ऑलवेज रखना है कि पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम ऑलवेज अकर्स बिटवीन टू डिफरेंट सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम। जैसे 1 और 1 सिमिलर है तो इसके बीच का होगा और ये सेट भी क्या है, बिल्कुल अलग है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि जो पहला है इस पहले के साथ क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। अब आप सोच करके देखिए, मान लीजिए ये पहला क्रोमोसोम सपोज ये था और ये जो दूसरा क्रोमोसोम सपोज ये था। अब ये दोनों क्रोमोसोम आपस में पेयर कर लिया तो अब हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज नॉन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। दिस इज नॉन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका मतलब हम लाइन बोले कि हम ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा ये 99% से भी ज्यादा क्या होगा, सिमिलर होगा। किसके लेवल पर सिमिलर होगा? सिमिलर होगा सबसे पहले पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर के लेवल पर। अगर इसका सेंट्रोमेयर यहां है तो इसका भी सेंट्रोमेयर यही होगा। और किसके लेवल पर? जीन के नंबर के लेवल पर। और किसके लेवल पर? जीन के नेचर के, जीन के कैरेक्टर के लेवल पर होगा। मतलब ये कि जैसे सपोज, अच्छा इसमें तो सिमिलरिटी, जैसे मान लीजिए सपोज यहां हाइट के लिए अगर जीन है कैपिटल टी तो यहां भी हाइट के लिए ही जीन होगा। अगर यहां कलर के लिए जीन है तो यहां भी कलर के लिए ही जीन होगा। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होमोलोगस कंडीशन में याद रखना है। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम होगा तो भाई अगर 100% सिमिलर है तब तो सिमिलर बोल देते हम लोग, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट क्यों बोले? तो अंतर भी होगा। कहां पर अंतर होगा? जैसे मान लीजिए यहां हाइट के लिए कैपिटल टी जीन है इस क्रोमोसोम में, तो यहां भी हाइट का ही जीन होगा, लेकिन हम लोग ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि कैपिटल टी ही होगा। हो सकता है ये कैपिटल टी हो जाए, हो सकता है ये स्मॉल टी हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जीन के लेवल पर कोई अंतर नहीं हो, अंतर हो रहा है जीन के बाद का जो लेवल है। तो जीन के बाद का क्या लेवल है? एलील। इसी का अलग फॉर्म हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज व्हाट? एलील। तो जो जीन का अलग फॉर्म है, जैसे हाइट के लिए दो फॉर्म है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको एलिलोमॉर्फ बोलते हैं। तो इन दोनों में अंतर आएगा। इसका मतलब अगर यहां जीन हाइट के लिए तो यहां 100% हाइट के लिए ही जीन होगा, लेकिन ये जो हो, जैसे मान लीजिए सपोज यहां अगर कैपिटल टी है तो इट मे क्वाइट पॉसिबल कि यहां कैपिटल टी भी हो, यहां स्मॉल टी भी हो, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। तो बस इसी जगह पर थोड़ा अंतर आता है होमोलोगस क्रोमोसोम में। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो मेल के साथ, मतलब अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो मेल, अगर हम मेल पक्ष की बात करें तो वहां जो 23 क्रोमोसोम है और फीमेल में ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। सिर्फ एक जगह एक्सेप्शन आता है। जैसे मान लीजिए उसका बेस्ट एग्जांपल आप देखिए, कैपिटल एक्स। इसमें हम क्या बोलते हैं, एक मेल की तरफ से एक फीमेल की तरफ से आया। हम तो अंतर नहीं बताते हैं, हम बोलते हैं ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। क्यों? क्योंकि दोनों लगभग सिमिलर है, लगभग 100% सिमिलर है। लेकिन डिफरेंस कहां आता है? जैसे एक कंडीशन आता है कैपिटल एक्स
एक्स और वाई वाला जो कंडीशन आता है, यहाँ पूरी तरह से स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस है, मतलब पूरा बेसिस ही इसका अलग है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है और ये नहीं है, यह बिल्कुल आप याद रखेंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपको फील आ चुका होगा कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या है। अच्छा, यहां से एक चीज आपको और क्लियर हो गया होगा कि जब हम गैमीट बनाते हैं उसके बेसिक्स को भी देखिए। जब हम गैमीट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे कैपिटल टी लिख रहे हैं और दूसरा लिख रहे हैं स्मॉल टी, हम बोल रहे हैं कि सपोज ये मेल से आया और ये कहां से आया, फीमेल से आया। इसका क्या मतलब था? अच्छा, ये जैसे इसका ये मतलब था कि इस मेल के पास जो हाइट का जीन है कैपिटल टी, ये इसके मदर फादर से आया होगा, इसके मदर फादर से आया होगा। और इसके मदर फादर के पास जो हाइट के लिए जीन होगा, हाइट के लिए क्रोमोसोम होगा, वो क्रोमोसोम बिल्कुल होमोलोगस होगा। तो उसमें मेल के साइट में भी क्या होगा, कैपिटल टी, और फीमेल के साइट में भी क्या रहा होगा, कैपिटल टी। तो हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को सिमिलर बनाने के लिए ऐसे एजम्पशंस को लेते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ कैपिटल टी लिख रहे हैं। उसी तरह स्मॉल टी लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या कि जो फीमेल के केस में, ये जो फीमेल के पास हाइट के लिए स्मॉल टी है, कहां से आया होगा, उसके मेल और उसके मदर और उसके फादर से आया होगा। तो उसके मदर फादर में ये जो हाइट के लिए क्रोमोसोम होगा, ये जो क्रोमोसोम है, इसमें जो हाइट के लिए जीन है, यहां भी स्मॉल टी होगा और यहां भी स्मॉल टी होगा। तो ये क्या कंट्रीब्यूट किया होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, जिसके कारण जब गैमीट हम लोग बनाते हैं तो हम लोग इस कैपिटल टी की जगह पर एक कैपिटल टी लिख रहे हैं और इसकी जगह पर क्या, स्मॉल टी। अब हम लोग क्या बोले कि यहां बना कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज व्हाट, दिस इज द गैमीट। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये जो गैमीट है, इसमें क्या कोई होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो आंसर है 0 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, कोई भी नहीं है। क्लियर है? तो आपको मेरे ख्याल से होमोलोगस क्रोमोसोम के बेसिक्स का आइडिया क्लियर हो गया होगा और रियल में क्या होता है ये शायद आप लोग अच्छे से फील कर पाए होंगे। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको अच्छे से एनालाइज करिए, इसमें अंतर कहां पर आता है, डिफरेंस कहां पर आता है और एक्चुअली में होता का कैसे है, मतलब हम लोग बेसिक्स में पहुंच कैसे रहे, इस पूरे सीक्वेंस को अच्छे से फॉलो करिए और कोई भी अगर डाउट आया हो तो जरूर डिस्कस करिए। थैंक यू।